नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक रोज मेरी चाची ने रात में मुझे अपने कमरे में बुलाया। मलहम की डब्बी लेकर चाची बोली, मेरे पैर में बहुत दर्द है, जरा अपने हाथ से मालिश कर दो। चाची दोनों पैर सीधा करके अपने बेड सोई हुई थी। जब मैं मरहम लगाने लगा तब मैंने एक चीज देखी जो बहुत ही गोरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें गोरा करने वाला कोई रंग लगाया गया हो। चाची ने कहा, मैं तुम्हें एक नई मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। महाराष्ट्र के एक जिले नासिक के एक गांव की है, जहां पर एक बहुत बड़े व्यापारी ने एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से शादी की थी। उस व्यापारी के पास सब कुछ था, आलीशान घर, महंगी महंगी गाड़ियां, जीवन और दुनियावी सुख सुविधाएं। लेकिन फिर भी उनका मन काली था। एक ऐसी कमी थी जो लफ्जों से नहीं आंखों से महसूस होती थी। यह कमी थी एक वारसदार की, उस नन्हे से जिंदगी की जो उनके घर को गूंजते हुए हंसी खुशियों से भर देता। उनकी शादी को न साल हो गए थे, लेकिन उनकी उम्मीदों और कोशिशों के बावजूद घर में एक भी किलकारी नहीं गूंज पाई थी। हर सुबह जब वह उठते तो उस खाली घर में उनकी नजरें बस उस खाली कोने में रहती जहां कभी बच्चे की किलकारियां सुनने की उम्मीद थी। हर रात जब वह सोने जाते तो दिल में एक मायूसी सी घेर लेती थी, जैसे एक बड़ी खाली जगह उनके आसपास पसरी हुई हो। उनकी आंखों में वही पुराना सवाल था, क्या उन्हें कभी यह सबसे बड़ी खुशी मिलेगी, या उनका घर हमेशा के लिए यूं ही बेवारस रहेगा। अब उन दोनों मियाँ बीवी ने एक प्लान बनाया। एक दिन उस व्यापारी की औरत ने अपनी छोटी बहन आरती को फोन किया और कहा, बहन, तेरे जीजा काम के सिलसिले में हमेशा आते जाते रहते हैं, इसलिए अपने बेटे सुमित को कुछ दोनों के लिए हमारे घर भेज दो। आरती ने कहा, जरूर, मैं कल सुबह भेज दूंगी। सुबह निकलते ही सुमित अपनी आंटी के घर आ गया। उसकी अंकल ने कहा, बेटा, जब हम कभी काम के मामले में बाहर जाएंगे तब तुम्हें अपनी आंटी का अच्छे से ख्याल रखना है और इनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सुमित ने कहा, ठीक है अंकल, और सुमित को कमरा अपने कमरे के बगल में दे दिया। जब सभी खाना खा, तीनों लोग सो गए। रात गहरी थी। जब सुमित की आंख खुली, वह हल्का होने बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि अंकल और आंटी के कमरे से हल्की हल्की सिसकारियां जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। आवाज इतनी मधुर और गहरी थी कि सुमित वहीं पर रुक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी उम्र के 21 साल में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था जिसने उसकी रातों को और भी बेचैन बना दिया था। वह आवाजें सुनकर उसका मन बेचैन हो गया और उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए बाथरूम में चला गया। वही कुछ वक्त बिताया। जब वह बाहर आया तो कुछ रिलैक्स महसूस हुआ और उसके अंदर की बेचैनी थोड़ी कम हुई। जब सुबह हुई तो उसके अंकल को एक खास जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली से अहमदाबाद जाना पड़ा। जाते वक्त अंकल जी ने मुझसे कहा, सुनो बेटा, हमार परिवार में और कोई दूसरा में मेंबर नहीं है। तुम मेरे साड़ू भाई के बच्चे हो, यानी मेरे बेटे जैसे हो। इसमें कोई फर्क नहीं है कि तुम हमारे इकलौते बेटे के समान हो। तुम्हें पता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और काम के सिलसिले में मुझे अक्सर गुजरात जाना पड़ता है। जब भी मैं अहमदाबाद में रहूं तो तुम अपनी आंटी का अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि तुम्हारी आंटी रात में कभी कभी सो नहीं पाती क्योंकि उसे शुगर की बीमारी है। मैंने जवाब दिया, ठीक है अंकल जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं आंटी की पूरी तरह से और अच्छे से देखभाल करूंगा और उनकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। इसके बाद अंकल जी कार में बैठकर गुजरात चले गए और मैं अपने कमरे के अंदर आकर लेट गया, जो आंटी के कमरे के ठीक बगल था। शाम को खाना खाने के बाद आंटी मुझे अक्सर अपने कमरे में बुला लेती थी। हम दोनों घंटों बातें करते थे और हंसी मजाक में मुंह से कही हुई बातें जो कभी भी दिलचस्प हो जाती थीं। कभी कभी वह मुझे कुछ हल्की फुल्की रोमांटिक फिल्में देखने का सुझाव देती जिसमें इमोशनल और प्यार का संगम था। जब भी फिल्म में कोई इमोशनल पल होता तो मैं आराम से सिर झुका लेता था और महसूस करता कि आंटी की नजरें मुझ पर थम सज जाती थी, जैसे कुछ खास समझाने की कोशिश कर रही हो। उनकी नजरों में एक अजीब सा मन को बेचैन करने वाली कसीश थी जो मेरे अंदर एक नए जज्बात को जगा देती थी। मुझे उस रात आंटी की हल्की सी सिसकारी सुनाई दी थी जब मुझे बाथरूम में खुशी मिली थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? आखिरकार वो मेरी आंटी ही थी और उनके बारे में गलत सोचना मेरे लिए एक पाप था। एक रात आंटी ने कहा, सुमित बेटा, आज रात तुम यहीं मेरे कमरे में मेरे पास रुकना। बाहर बादल और बिजलियां कड़क रही हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, आंटी, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। बाहर चाहे जो भी हो, चारों तरफ तो मजबूत चार दीवारी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आंटी ने कहा, सुमित बेटा, जब मैं कह रही हूं तो तू मेरे पास ही रहना और मैं तुझसे कुछ भी सुनना नहीं चाहती। रात को आंटी ने कहा, आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने जवाब दिया, मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है,
लेकिन आंटी ने जोर देते हुए कहा, आज तुम्हें मेरे साथ बातें करनी ही होंगी। उनकी जिद के आगे मैंने अपनी सहमति जताते हुए कहा, ठीक है आंटी, आज हम दोनों दिल खोलकर बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा। आंटी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ सुमित बेटा, क्या शर्त है? मैंने जवाब दिया, आंटी, मैं काफी वक्त से अपने पापा से कह रहा हूं कि मुझे एक नई मोटरसाइकिल लेनी है, लेकिन वह मुझे मोटरसाइकिल लेकर नहीं दे रहे। अगर आप चाहती हैं कि मैं सारी रात तक आपके साथ बैठकर बातें करूं तो आपको मुझे एक मोटरसाइकिल दिलवाना होगी। मेरी यह बात सुनकर आंटी बहुत जोर से हंस पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, आंटी, आप इतनी जोर से क्यों हंस रही हो? आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुमित, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें कल ही एक मोटरसाइकिल दिला दूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिला दूंगी। मैंने खुश होकर पूछा, आंटी आपकी शर्त क्या है? आपके पास तो ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप मुझे मोटरसाइकिल दिलावा दें तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। उसके बाद आंटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आज रात में जो भी कहूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है आंटी, अगर आप मुझे मोटरसाइकिल दिलावा दोगी तो मैं आपकी हर शर्त मान लूंगा। इस तरह हमारे बीच बातचीत के सिलसिले में रात कब बीत गई हमें पता ही नहीं चला। आंटी मुझसे बातें करते करते अचानक एक नए अवतार में मुझे देखने लगी और मुझे उनके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि जो भी आंटी कहेंगी वह करने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसके बदले मुझे मोटरसाइकिल मिलने वाली थी। फिर मैंने हिम्मत करके आंटी से पूछा, अब बताइए आपकी शर्त क्या है? आंटी हंसते हुए बोली, सुमित, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? कुछ समय में सब बता दूंगी, रात होने दो, फिर तुम्हें मेरी शर्त भी समझ में आ जाएगी। अभी के लिए चलो सो जाते हैं, बाहर होले गिर रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। इतना कहते हुए आंटी मुझे एक मलहम दिया और अपने कपड़े को ऊपर करते हुए कहा, इसे मेरे पैर में लगा दो, बड़ा दर्द हो रहा है। मैं एक सीधा साधे लड़के की तरह वह मरहम लगाने ने लगाते लगा थे। अचानक मेरी नज़र उनकी उस पार्ट पर पड़ गई। अब मैं क्या करता, वह इतनी चिकनी और मुलायम लग रही थी जैसे उस पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा हुआ हो। खैर, जब मैं मरहम लगा रहा था तब आंटी अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने पूछा, आंटी ये क्या है? तब वो बोली, तू नहीं समझेगा, बस जैसा कहा है वैसा कर। मैंने चुपचाप उनकी बात मानते हुए मालिश शुरू कर दी। मालिश करते करते आंटी सो गई और मैं भी गहरी नींद में सो गया। आधी रात को मुझे लगा कोई अजीब हालात बन रहे हैं। जागक देखा तो आंटी कुछ अजीब हरकत कर रही थी। मैंने पूछा, आंटी यह क्या हो रहा है? वह बोली, जो कुछ हो रहा है उसे रोकने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गया। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जो आपका दिल चाहे कर लीजिए। अचानक आंटी अलग तरीके से पेश आ रही थी और बोली, तूफान कि इस आहट में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो शायद वह मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिलाएंगे। मोटरसाइकिल के लालच में मुझे वही करना पड़ा जो वह चाहती थी। इसके बाद आंटी का हर तरीके से साथ दिया और हम दोनों ने लगभग 2 घंटे तक एक दूसरे की कंपनी का खूब मजा लिया। थोड़ी देर बाद आंटी थक गई। मैंने कहा, प्लीज अंकल को मत बताना, वरना वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आंटी हंसुए बोली, फिक्र मत कर, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, आज तुमने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। उसके बाद से 2 हफ्तों अंकल अहमदाबाद से वापस नहीं आने तक 1 हफ्ते तक लगातार यही कारनामा चलता रहा। 8वें दिन भी आंटी का मूड बना और मैंने आज उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे आंटी के ऊपर थोड़ा शक था, क्योंकि 1-2 बार मुझे एहसास हुआ था कि वह मुझे सोता हुआ समझकर किसी से चुपके से बातें कर रही थी। खैर, आज भी मैंने सोने का नाटक किया और आंटी अपना मोबाइल लेकर बात करने चली गई। मैं ज्यादा तो सुन नहीं सका क्योंकि वह बाथरूम के अंदर थी, लेकिन उनकी हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। तभी मैंने सुना कि वह कह रही थी, हाँ, मैंने अभी मशीन में चेक किया है और रिपोर्ट के मुताबिक मैं गर्भवती हूँ। यह सुनते ही मैं चौंक गया और तुरंत अपने बिस्तर पर आकर ले गया, क्योंकि आंटी ने दरवाज़ा खोला था। लेकिन जब सुबह मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि अंकल अहमदाबाद से आ चुके थे। मेरा दिमाग चकरा रहा था कि बीती रात आंटी किससे बात कर रही थी और किससे वह खुशखबरी दे रही थी। क्या वह अंकल से ही बात कर रही थी या फिर किसी और दूसरे से? अब मैं यह सोचने में डूबा हुआ था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह अंकल थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने आपके घर और आंटी का
पूरा ध्यान रखा इस पर। वह बोले, ठीक है बेटा, तू अपना अकाउंट नंबर दे, मैं तुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अब तू अपने घर जा सकता है, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है और अब मैं यहीं रहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मुझे अंदाजा था कि शायद अंकल मुझे 2,000 या 3,000 देंगे, लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल में मैसेज देखा तब उसमें लाख रुपए आ चुके थे। मैंने चौंक कर कहा, अंकल जी, इतने रुपए देने की जरूरत क्या थी? इस पर अंकल ने कहा, बेटा, तुमको तो मालूम है कि हमारे कोई संतान नहीं है। हम तुम्हें अपने बेटे जैसा ही मानते हैं, ये कुछ भी नहीं है। और हाँ, तुम्हारे आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हें एक मोटरसाइकिल की जरूरत है। मैंने अपने मैनेजर को कह दिया है, वह अभी तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल लेकर आता ही होगा। तुम उस मोटरसाइकिल से अपने घर जा सकते हो। ये सभी बातें मेरे और अंकल के बीच कमरे में हो रही थी। वहां आंटी मौजूद नहीं थी। बात खत्म होने के बाद अंकल बोले, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जब मैनेजर आए तो मुझे बता देना, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अंकल के जाने के बाद मैं बाथरूम में गया, ये सोचकर कि बाथरूम की खिड़की खोलकर आंटी और अंकल की बातें सुनूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी उलझा हुआ था कि आंटी किसे खुशखबरी दे रही थी और वह कौन था। लेकिन मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई जब मैंने सुना कि वह अपनी सेहत और बच्चे की खबरें फोन पर अंकल को ही दे रही थी, क्योंकि वह अभी दोनों खिलखिला कर आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे सारे सपने पूरे हो गए। अब मैं सुन रहा था आंटी बहुत बदखुश थी। वह कह रही थी कि हमारे घर में अब एक नई खुशी की शुरुआत होगी, लेकिन मेरे पैरों तल